बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने जो है पल्पेशन स्टार्ट किया था। पल्पेशन में मैंने आपको टेम्परेचर और टेंडरनेस किस तरह से देखते हैं वो बता दिया था। पोजीशन ऑफ ट्रैकिंग को किस तरह से करते हैं, क्या मेथड है, ठीक है, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर मैंने आपको डायग्राम समझा दिया था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताई थी ट्रैकियल टगना कि क्या होता है कि जब बेसिकली जब आप बेसिकली ये होता कब है किसी भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ में, ठीक है, जब ट्रैकिया का जो नेक है वो शॉर्ट हो जाए और वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मूव डाउनवर्ड करे, ठीक है, ये कंडीशन होती है इसकी। किसी भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ में ये आपको मिल सकती है कि ट्रैकिया जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको पता कैसे चलेगा जब आप फिंगर लेके जाओगे ना सुप्रास्टेंडर नोच और क्रिकॉइड कार्टिलेज के दरमियान, ठीक है, इस तरह से इस डायग्राम में इस तरह से जब आप लेके जाओगे तो जब आप ये ऊपर लेकर जाओगे ना, इस तरह मतलब ये ऊपर लेके जाओगे मिड लाइन, जैसे क्रिकॉइड कार्टिलेज और सुप्रास्टेंडर नोच के दरमियान आओगे तो आपको क्या मिलेगी कि आपको अपनी फिंगर नीचे स्क्वीज़ होते हुए मिलेगी, ठीक है। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका ट्रैकिया डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपको ये होगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फिंगर स्क्वीज ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ट्रैकिया, तो ये ट्रैकियल टग है, ठीक है। तो बेसिकली इसको शो कर रहा है किसको, ट्रैकियल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रैकिया को शो कर रहा है। और किस वजह से? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिसीज़ की वजह से। ये एक एक्स्ट्रा था जो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे उसके बाद पोजीशन ऑफ ट्रैकिया के बाद हमने पल्सेशन चेक करनी है एपेक्स बीट की, ठीक है। वो पेज नंबर 44 पे मैं आपको पहले वो समझा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे। पोजीशन ऑफ ट्रैकिया चेक करने के बाद हमने एपेक्स बीट चेक करनी है। अब एपेक्स बीट जो है किस तरह से करेंगे, एपेक्स बीट बेसिकली इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे कि भाई जो लोअर मोस्ट और जो आउटर मोस्ट प्रीकॉर्डियम का जो एरिया है ना, जहाँ पे डेफिनेट कार्डियक इम्पल्स हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो एपेक्स बीट नॉर्मली जो फॉर्म होती है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू फॉर्म होती है, ठीक है। एपेक्स बीट कहाँ पर आप फील कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट है ना प्रीकॉर्डियम का, वहाँ पे आप फील कर सकते हो, जहाँ पे डेफिनेट कार्डियक इम्पल्स आप फील कर सकते हो, ठीक है। एपेक्स बीट नॉर्मली फॉर्म किससे होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। और एरिया कि कहाँ पे आपने फील करनी है, लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ प्रीकॉर्डियम, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे याद रखें। अब मेथड क्या है? पेशेंट आप सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, जिस तरह से डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। आपने क्या करना है? प्लेस फ्लैट ऑफ द पाम ऑफ आवर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इन अ वे डेट कवर 4 to 7 इंटरकोस्टल स्पेसेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सिंपल सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, आपने जो है अपना हैंड लेके गए और उसे पाम को बिल्कुल फ्लैट रख देना है। और कौन सी पोजीशन पे रखना है? आपने लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे ही रखोगे ना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही होता है आपका हार्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे लेके गए, ठीक है, अपना जो है ना फ्लैट रखा पाम और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे लेके गए। और कहाँ पर रखना है तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से रखना है लेफ्ट इन अ वे डेट इज कवर, कि वो कवर करे 4 to 7 इंटरकोस्टल स्पेस को, ठीक है। और जो टिप ऑफ फिंगर है वो आपका लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट वॉल को कवर करे, ठीक है। इस तरह से आपने रखना है। और जब आपको पल्सेशन फील हो जाए, और पल्सेशन मोस्टली जो है ना आपको 4 to 5 में फील हो जाएगी, तो जैसे ही आपको पल्सेशन फील हो, ठीक है, अंडर पाम, तो आपने फिर उसको अपने टिप ऑफ फिंगर से लोकेट करना है। उसका जो आउटर मोस्ट और लोअर मोस्ट पार्ट है ना उसको लोकेट करना है, ठीक है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि आपने पेशेंट आपका सुपाइन पोजीशन में ही रहेगा। आपने पाम ऑफ फ्लैट रखना है, पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। और कहाँ पे रखना है? लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे रखेंगे, ये बात तो आपको पता है। ये पोजीशन याद रखें कि 4 ऐसे रखना है कि वो कवर करे 4 to 7 इंटरकोस्टल स्पेस को कवर करे, ठीक है। और फिंगर जो है इस तरह से लेटरल साइड पे हो, जिस तरह से आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही पल्सेशन फिल हो तो आपने टिप ऑफ द फिंगर से उसे लोकेट भी करना है, ठीक है, जिस तरह से इसमें दिया गया है। अच्छा, अगर आपको एपेक्स मतलब आप एपेक्स भी जो है पल्पेबल नहीं है सुपाइन पोजीशन में, तो आपने क्या करना है? पेशेंट को टर्न कर देना है, लेफ्ट साइड पे टर्न कर दो, ठीक है, जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है। और सेम फिर आपने फील करना है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट की पोजीशन चेंज करने से एपेक्स बी की जो एपेक्स जो है ना वो भी स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। द एपेक्स इज स्लाइटली शिफ्ट विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और एपेक्स का जब पल्पेबल हो जाए आपको तो उसकी साइड आपने डिटरमाइन करनी है और उसका क्या करेक्टर है, ठीक है, वो ये आगे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, लोकलाइजेशन किस तरह से करनी है? वैसे सिंपल मेथड तो यही है कि आपने पाम ऑफ द हेड को फ्लैट रखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे रखना है, 4 to 7 इंटरकोस्टल स्पेसेस को कवर करे, इस तरह से रखना है, ठीक है। और फिंगर जो है आपकी वो लेटरल साइड
ऑफ द चेस्ट को कवर करे, और जब पल्सेशन फील हो तो आपने उसको टिप्स ऑफ फिंगर से लोकेट कर देना है और कुछ नहीं है। अगर आपको फील नहीं हो रही, पल्पेबल नहीं है अपेक्स बीट, तो आपने पेशेंट की पोजीशन चेंज कर दी है, टर्न कर देना है लेफ्ट साइड पे और देन आपने दोबारा से करना है, ठीक है। वही तरीका, वही सब कुछ। और जब आपको पल्पेशन फील हो जाए, पल्पेबल हो जाए अपेक्स बीट, तो आपको उसकी साइड और करेक्ट डिपेंड करना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद लोकलाइजेशन, वैसे इसको मैं स्किप भी कर सकती हूँ लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पढ़ा दूँ। अच्छा, इसमें क्या करना है कि आपने जो, जैसे मैंने कहा था कि आपने फिंगर को मूव करनी है। अच्छा, अब लोकलाइजेशन ये होती है कि मतलब अब बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता अगर 4 to 7 इंटरकोस्टल स्पेसेस कहाँ कवर हो रही होंगी, तो आपने क्या करना है अपनी फिंगर को, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉच जो था ना, जैसे मैंने बताया था पहले पोजीशन ऑफ ट्रैकिया में, वहाँ से आपने यूँ, जैसे कि अब ये पेशेंट है, ठीक है, ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, अब यहाँ से आप लेके आए, डाउनवर्ड आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द मिड लाइन ऑफ द स्टर्नम। यहाँ पे स्टर्नम पे जब आप पहुँचे ना, तो ये जो रिज बन रही है, ठीक है, जो नॉच है, ये आपका यहाँ से ऐसे, ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकेंड जो सेकेंड कार्टिलेज है, और उसके नीचे क्या होगी, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोबारा से थोड़ा सा नीचे आओगे, जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होगी, फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगी, फिर फिफ्थ होगी, फिर सिक्स्थ होगी, फिर 7 होगी, ठीक है। इस तरह से आपने फिर अपना हाथ उसी जगह रखना है कि भाई यहाँ तक आपकी 4 to 7 आ रही है, तो आपने बस वहाँ से 4 स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ पे अपना हाथ इस तरह से फ्लैट रख देना है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि आपने फिर क्या करना है, सुप्रास्टर्नल से डाउनवर्ड अलोंग द मिड लाइन ऑफ स्टर्नम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रोमिनेंस फेट इज दी मैनिबोस्टर्नल एंगल। जो मैनिबोस्टर्नल एंगल जो मैं कह रही हूँ ना, एक रिज बनेगी, उसे कह रहे हैं मैनिबो। जब आप ऊपर सुप्रास्टर्नल से नीचे आओगे ना, तो एक रिज मिलेगी आपको, प्रोमिनेंट फील होगा आपको। मैनिबोस्टर्नल एंगल भी कह सकते हो और एंगल ऑफ लोइस भी कह सकते हो, ठीक है। और इस पे, यहाँ पे जो एंगल मैं कह रही हूँ मैनिबोस्टर्नल एंगल, या मैं पहले इसको रिच कह रही थी, या एंगल ऑफ लोइस कह लो, हाँ लोइस ही बनेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वहाँ से आपका सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज होगी, जिस तरह से मैंने बताया, उसके नीचे जो स्पेस होगी वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होगी। और फिर इस तरह से आपने काउंट करते जब नीचे जाते जाना है, ठीक है। हेयर काउंट इंटरकोस्टल स्पेसेस फाइंड आउट इन विद द स्पेस अपेक्स बीट। और इस तरह से जब आप नीचे जाते रहोगे, ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, जो वो स्पेस फाइंड करनी है जहाँ पे अपेक्स बीट पल्पेबल हो आपको, ठीक है। और स्पेसेस आर मोर इज पल्पेबल, और स्पेस आप जैसे जैसे स्टर्नम से दूर जाओगे ना, आपको मतलब अवे फ्रॉम द स्टर्नम आप एपेक्स भी को ज़्यादा अच्छे से पल्पेबल कर सकते हो। ये तो ये पूरा ही बस आपकी नॉलेज के लिए था कि सेकेंड कोस्टल स्पेस कैसे, सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज कहाँ से आप किस तरह से उसको लोकलाइज कर सकते हो, तो इस वजह से मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग द एपेक्स बीट, जैसे एपेक्स बीट आपको जो है ना फ्रॉम मिड लाइन इज ईथर मेजर, जैसे आपको फील हो मिड लाइन से ना, तो आपने उसको सेंटीमीटर में मेजर कर लेना है, या आप उसको रेफरेंस भी दे सकते हो किसी भी इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। अब इमेजिनरी वर्टिकल लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। वर्टिकल लाइन जैसे कि मिड क्लेविकल लाइन इज अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ द क्लेविकल मिडवे, जो क्लेविकल बोन है ना उसके मिडवे से आती है, वर्टिकली आती है, ठीक है। और बिटवीन इट्स मीडियल एंड लेटरल एंड, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि कहाँ कैसे ये आपकी क्लेविकल बोन है ना, तो ये जो सीधी आ रही है ना मिडवे ऑफ द क्लेविकल से, ये आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा बी मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। और जो ये है ना, ये वाली देखिए यहाँ पे एक्सिला है, तो एक्सिला से जो आ रही है ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, मिड स्टर्नल लाइन। यहाँ पे सुपरस्टर्नल नॉच होता है ना, तो ये मिड स्टर्नल लाइन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिड स्टर्नल लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, और सी जो है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है। और सेम जब हम पेशेंट को इंटीरियर पोस्टीरियर से देखेंगे, तो ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन थी ना, तो ये मिड हो जाएगी, ये पोस्टीरियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इमेजिनरी लाइन के रेफरेंस से भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये तो बता दिया ना मैंने। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन आर ड्रॉन ऑफ द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स बर्निंग वाइल मिड एक्सिलरी जो है वो सेंटर ऑफ द एक्सिलरी से होगी, जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम। तो आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब एपेक्स बीट किया तो आप सेंटीमीटर में बता दो, ठीक है, मिड लाइन से, ठीक, इधर मिड लाइन से आप सेंटीमीटर बता दो, या आप क्या करो किसी भी रेफरेंस के थ्रू बता सकते हो। लाइक जिस तरह से अगर नॉर्मल एपेक्स बीट जो आपको फील होगी ना, वो 4 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस में आपको फील हो जाएगी। और अगर आप रेफरेंस के थ्रू बताओगे तो आप किस तरह से बताओगे, अबाउट 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन की मिड क्लेविकुलर लाइन, मतलब मिड लाइन से अबाउट 1 सेंटीमीटर मीडियल है टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, या इस तरह से आपको 1 सेंटीमीटर
टू द मिड क्लेविकुलर लाइन फील हो रही है। तो आपने एक रेफरेंस बता दिया ना कि वो उस लाइन तक जा रही है। अच्छा, शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट जो है वो हो सकता है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाए, खुद से जब लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज होगा तो आपकी एपेक्स बीट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि उसी से बन रही है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल था, कोई उसमें नहीं है। ये चीज़ मैंने बस आपकी समझाने के लिए कि आप किस तरह से इंटरकोस्टल स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हो। सुप्रास्टेनल नोड से नीचे आते जाओगे, वहाँ पे मैनिबोस्टेनल एंगल ऑफ लॉयस होगा, जहाँ पे सेकंड कोस्टल कार्टिलेज मिलेगी, फिर उसके नीचे स्पेस होगी, सेकंड सर्कुलर स्पेस, फिर 1 बाय 1 उस तरह से आपने 3 4 5 6 7 इस तरह से आ जाना है स्पेसिस पे, ठीक है। ये आपको लोकलाइजेशन के लिए था आपका। बाकी जो मेन प्रोसेस था मैंने बता दिया कि किस तरह से रखनी है, कहाँ रखना है हाथ, किस तरह से करना है, ठीक है। और ये मेन चीज़ है, इसको याद रखिएगा। 4 to 5 आपको इंटरकोस्टल नॉर्मल फील हो जाती है एपेक्स बीट। और रेफरेंस पॉइंट भी देखें आपने जो है ना मेजर भी कर लिया कि अबाउट 1 सेंटीमीटर है मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर, मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियली, ठीक है। अच्छा, अगर शिफ्ट होगा एपेक्स बीट शिफ्ट हो रही है एक जगह, तो इसका मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कि कॉजेज ऑफ शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट क्या हो सकते हैं। कार्डियक कॉजेज होते हैं, नॉन कार्डियक कॉजेज होते हैं, और कॉजेज ऑफ इम्पल्पेबल एपेक्स बीट भी होते हैं। तो कार्डियक कॉजेज में ना अभी मैं आपको बताऊंगी ना, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ करेक्टर, ताकि फिर आपको वो याद करने में आसानी हो। तो मैं अब देखें, मैंने आपको साइड में लोकलाइजेशन बता दिया। अब करेक्टर ऑफ एपेक्स बीट ये है कि नॉर्मल एपेक्स बीट जो है ना वो ना तो फोर्सफुल होती है, ना वो ऐसी होती है कि आपके पल्पेटिंग फिंगर को लिफ्ट कर दे, ठीक है। तो वो ऐसे नाइदर फोर्सफुल नॉट डज इट लिफ्ट द पल्पेटिंग फिंगर, ठीक है। और ना ही वो टैपिंग होती है, ना ही हैविंग होती है। अब टैपिंग हैविंग क्या है, टैपिंग जो है ना और हैविंग दोनों फोर्सफुल है देन नॉर्मल, मतलब ऐसी एपेक्स बीट जो कि फोर्सफुल हो देन नॉर्मल, वो दोनों टैपिंग और हैविंग है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो टैपिंग वाली होती है ना, बट पल्पेटिंग फिंगर इज नॉट डिस्प्लेस, इसमें जो पल्पेटिंग फिंगर है ना वो डिस्प्लेस नहीं होती, जबकि इसमें क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है, पल्पेटिंग फिंगर इज लिफ्ट। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है कि टैपिंग एपेक्स बीट जो होती है ना वो इस तरह से है, ये तो आप पढ़ लीजिएगा, फीलिंग रिसेंबल इस तरह से कि हार्ड नॉक हो रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ अ क्लोज डोर पे, ठीक है। मतलब वो नॉक ही हो रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, जिस तरह से मैंने कहा, ठीक है, पल्पेटिंग फिंगर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, अब दूसरा ये मेन बात जो है ना कि इट इज़ ड्यू टू पल्पेबल लाउड फर्स्ट हार्ड साउंड इन माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस में जो फर्स्ट हार्ड साउंड है ना वो आपको पल्पेबल इस तरह से होती है टैपिंग एपेक्स बीट की शक्ल में, ठीक है। मतलब वो फोर्सफुल तो होती है लेकिन वो ऐसे नहीं होती कि आपके पल्पेटिंग फिंगर को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। तो ये माइट्रल स्टेनोसिस आपने याद रखना। और यही कार्डियक कॉज के जो शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट है ना उसके कार्डियक कॉज में भी आ रहा है आपके माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, दूसरा मैंने एक होता है इल सस्टेन है, एक होता है वेल सस्टेन। अब इन दोनों में क्या है, दोनों ही क्या कर रही हैं, फिंगर को लिफ्ट कर रही है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए कर रही है इल, है ना, और ये वेल है तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए कर रही है, फिंगर इज लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। इन दोनों में ये डिफरेंस है। और दूसरा इसका कॉज ये है इल्का कि लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत ज़्यादा इजेक्शन कर रहा है एक्सेस ब्लड वॉल्यूम की ना, तो ये उस केस में आपको इल सस्टेन ही मिलती है, ठीक है, जिसमें जो फिंगर लिफ्ट होती है शॉर्ट पीरियड के लिए। और ये माइट्रल एंड एओर्टिक रिगर्गिटेशन में होता है। और सेम कार्डियक कॉजेज में आपको ये दोनों मिलेंगे, माइट्रल एंड एओर्टिक रिगर्गिटेशन, ठीक है, शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट के। तो इस तरह से आपको याद भी हो रहा है, करेक्टर में जो कॉजेज दिए हुए हैं वही आपको कार्डियक कॉजेज में वहाँ लिख देने जो कार्डियक रिलेटेड है। इस तरह से वेल सस्टेन में आपने देखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो क्या कर रहा है, मतलब अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में, हाइपरटेंशन में यही होता है। और यूजुअली इसमें ना मतलब मे बी पॉसिबल है कि फिंगर डिस्प्लेस ना हो, लेकिन अगर इतना याद ना रखे तो सही है कि लॉन्गर ड्यूरेशन है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन है, ये तो याद रह जाएगा ना। दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल के एजुकेशन ये कोजेस याद रख लें क्योंकि यहाँ पे भी आपको काम आएंगे। और दूसरा मैंने यहाँ पे बताया कि माइट्रल एंड एओर्टिक रिगर्गिटेशन की वजह से ये होता है, और ये वाला किसकी वजह से बताया मैंने, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड हाइपरटेंशन। दूसरा देख लो, डिफ्यूज एंड डिस्प्लेस एपेक्स बीट किस में होती है, अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर बहुत ज़्यादा डायलेशन हो रही है, किसी भी एडवांस हार्ट डिसीज़, मतलब कार्डियोमायोपैथी या इस्केमिक हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज़, इसकी वजह से मतलब ये बहुत एडवांस लेवल पे अगर जाएगी तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्ज हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको अपनी जो एपेक्स बीट है वो डिस्प्लेस और डिफ्यूज मिलेगी, ठीक है। एपेक्स बीट डिस्प्लेस इन्फीरियरली, और किस तरह से, इन्फीरियरली और लैटरली मिलेगी,
ठीक है, और लार्ज एरिया पे डिफ्यूज़ हुई मिलेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको करेक्टर ऑफ एपेक्स बीट में नॉर्मल एपेक्स बीट बता दी, जो कि फोर्सफुल नहीं होती, ना ही पल्पेटिंग फिगर को लिफ्ट करती है। ठीक है, ना ही टैपिंग, नहीं टैपिंग हैविंग में क्या था कि टैपिंग जो थी दोनों ही फोर्सफुल है, दोनों नॉर्मल, लेकिन ये क्या है, पल्पेटिंग फिगर डिस्प्लेस कर रही है, टैपिंग ये वाली डिस्प्लेस नहीं कर रही टैपिंग वाली, और हैविंग वाली डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, एल सस्टेन और हैव दोनों ही फिंगर को लिफ्ट करती है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए करती है क्योंकि एल है ना, और ये वेल है लॉन्ग पीरियड के लिए करती है। कॉजेस में क्या, मेटल एंड आउटिक रिकर्डिकेशन, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लड को इजेक्ट कर रहा है। इसमें क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस लाइक हाइपरटेंशन आयोटिक स्टेनोसिस में। ठीक है, और बाकी टैपिंग में बताया था कि पल्पेटिंग होती है लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड माइट्रल स्टेनोसिस। तो देखो ये जो कॉजेज है ना, इसमें इसी में जैसे मैं कह रही थी ना कि कब एपेक्स बीट शिफ्ट होती है, तो कार्डियक कॉजेज में आपने माइट्रल रिकर्डिकेशन आयोटिक रिकर्डिकेशन जो आपने किस में देखा था, एल सस्टेन में देखा था ना, तो वो आपने यहाँ कार्डियक आयोटिक स्टेनोसिस आपने वेल सस्टेन में देखा था, वो आपने डाल दिया। हाइपरटेंशन आपने डाल दिया। ठीक है, इस तरह से इस्केमिक हार्ट डिसीज आपने देखा था, कार्डियोमायोपैथी आपने देखा, उसमें डिफ्यूज एंड लोकलाइज डिफ्यूज एंड डिस्प्लेस एपेक्स बीट्स में। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डायलेट राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट, और खुद सोचिए जब राइट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो वो भी एपेक्स बीट को शेयर करते हैं। सारे कार्डियक कॉजेज है। नॉन कार्डियक में आप ये याद रखें, आपको याद होगा भी मैंने जब आपको इंस्पेक्शन में डिफॉर्मिटी बताई थी चेस्ट की, तो उसमें जब डिफॉर्मिटी आ जाएगी या लाइक स्केवेटम, ठीक है, या कैरेनेटम चेस्ट के पैक्टस कैरेनेटम, पैक्टस एस्केवेटम, जो डिफॉर्मिटी पिजन शेप, फनल शेप चेस्ट, तो उस डिफॉर्मिटी है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी जो शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट हो सकती है। ठीक है, मतलब शिफ्टिंग हो सकती है, कोई परमानेंट डिसीज़ हो। ठीक है, परमानेंट डिसीज भी जैसे कॉजिंग शिफ्ट ऑफ द मीडियस्टीनम, अभी मैं आपको बताऊंगी ना कि पोजीशन ऑफ ट्रैकिया और या एपेक्स बीट शिफ्ट होगी। ठीक है, मीडियस्टीनम डिसीज साइड पे या हेल्दी साइड पे, कौन सी डिसीज़ में ये डिसीज साइड पे शिफ्ट होता है, कौन सी डिसीज़ में ये हेल्दी साइड पे शिफ्ट होता है, तो अभी आगे मैं आपको वहाँ बताऊंगी। इम्पल्पेबल में एपेक्स बीट खुद सोचे जब बहुत थिक चेस्ट होल होगा तो इम्पल्पेबल होगी ना, एम्फाइसीमा या पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन का कोर्स होगा। अच्छा, बाकी सब याद ना भी रहे, ये दो तो आपको याद रह जाएंगे कि भाई थिक चेस्ट वॉल होगा और डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, मतलब एपेक्स भी आपको पल्पेबल होगी राइट साइड पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए सारे कॉजेस एपेक्स बीट के। अच्छा, तो ये एपेक्स बीट का इसके बाद ना आगे जो लिखा है ना, ये लेफ्ट पेरास्टर्नल है पल्पेबल हार्ट साउंड, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड व्हेन लाउड, जब वो लाउड होगी तभी वो पल्पेबल हो सकती है। ठीक है, और बाकी इसमें क्या है, डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, जितना पूरा चाहता है वो मैं बता रही हूँ। और क्या है, लेफ्ट पेरास्टर्नल है, इसमें यही है कि जो राइट वेंट्रिकुलर होता है ना आपका हीव, इसे राइट वेंट्रिकुलर हीव भी कहते हैं, और ये राइट वेंट्रिकुलर की इनलार्जमेंट की वजह से होता है, बस इतना याद रखें। ठीक है, और ना भी याद रखें तो खैर है, लेकिन ठीक है। अच्छा, ये थ्रिल जो है वो लाउड मर्मर होता है, बिकम पल्पेबल इज कॉल्ड थ्रिल। जो लाउड मर्मर होता है ना, जो कि पल्पेबल हो सकता है, तो उसे थ्रिल कहते हैं। इसको छोड़ दें बस, ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम दोबारा से आते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एपेक्स बीट को पेज नंबर 44 पे पढ़ने को कहा था, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो एपेक्स बीट हमने चेक कर ली। ठीक है, 44 पे जाके हमने पढ़ लिया। उसके बाद शिफ्ट ऑफ एपेक्स बीट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी। अब ये एपेक्स बीट की जो शिफ्टिंग है ना, वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, किस तरह से, शिफ्ट ऑफ मीडियस्टीनम के थ्रू। अब देखो कॉजेज ऑफ शिफ्ट ऑफ ट्रैकिया और एपेक्स बीट दोनों, मीडियस्टीनम का हम देख रहे हैं। ठीक है, कंडीशन विच पुल द मीडियस्टीनम टुवर्ड द डिसीज साइड, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मीडियस्टीनम जो है ना वो डिसीज साइड पे शिफ्ट हो जाता है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वो हेल्दी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिसीज साइड पे शिफ्ट होगा ना, वो कोलैप्स ऑफ द लंग या फिब्रोसिस ऑफ द लंग होगा, तो आपका मीडियस्टीनम जिस साइड पे डिसीज होगी ना उसी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल फ्यूजन में क्या होता है कि ये ब्लर हो रहा है, स्टिल ब्लर है। ठीक है, कंडीशन जिसमें मीडियस्टीनम जो है हेल्दी साइड पे शिफ्ट हो जाता है, लाइक अगर न्यूमोथोरेक्स प्लूरल फ्यूजन का केस है किसी पेशेंट में, तो उसका जो मीडियस्टीनम है ना वो हेल्दी साइड पे शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, बजाय डिसीज साइड पे। डिसीज साइड में कोलैप्स ऑफ द लंग या फिब्रोसिस ऑफ द लंग में होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किन कंडीशन में मीडियस्टीनम हेल्दी साइड पे और किन कंडीशन में मीडियस्टीनम डिसीज साइड पे, उनकी वजह से क्या होता है, एपेक्स बीट और पोजीशन ऑफ ट्रैकिया की शिफ्टिंग हो सकती है।
ठीक है। ट्रैकियल शिफ्ट में भी ड्यू टू इनलार्ज थायराइड, मतलब थायराइड के इलाजमेंट से भी हो ट्रैकियल शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, ट्रैकियल में भी शिफ्ट ड्यू टू चेस्ट डिफॉर्मिटी, जाहिर सी बातें बताया था ना, कोई भी चेस्ट डिफॉर्मिटी जो मैंने बात की तो उसमें भी ट्रैकिया और एपेक्स की मतलब शिफ्टिंग हो सकती है। अच्छा, ये हो गया। मैंने पल्पेशन में आपको बहुत डिटेल में पोजीशन ऑफ ट्रैकिया बता दिया, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर में किस तरह से करेंगे, ट्रैकियल टक बता दिया क्या होता है, फिर मैंने आपको इसकी कोर्सेज भी बता दी है, फिर मैंने आपको एपेक्स बीट पढ़ाया कि उसको हम किस तरह से करते हैं। 4 to 5 में इंटरकोर्सेस नॉर्मल एपेक्स बीट आपको सुनाई देती है। और दूसरा जो है मैंने क्या बताया है कि आप उसको रेफरेंस के थ्रू भी बता सकते हो। लोकलाइजेशन बता दी मैंने, किस तरह से करते हैं, पाँव और फ्लैट रखना होता है पाम को, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे चेस्ट के जो है 4 to 7 को में रखना होता है, और फिर होने के बाद में उसको लोकेट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें एपेक्स में बता दी। अब आ जाओ मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। मूवमेंट ऑफ द चेस्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द चेस्ट में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया